प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत 19वीं एवं 20वीं शताब्दी ईस्वी के समाज सुधार आंदोलनों के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भारतीय पुनर्जागरण के कारण। इस पुनर्जागरण के कई कारण थे। एशियाई देशों में 19वीं शताब्दी में संपूर्ण एशिया में जन जागृति की लहर व्याप्त थी। चीन में विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध अनेक गुप्त समितियों का निर्माण हो चुका था। जापान में सम्राट का आदर करो, विदेशियों को भगा दो का नारा गूंज रहा था। टर्की में भी राष्ट्रीयता की लहर उत्पन्न हो गई थी। इसका प्रभाव भारत में भी पड़ना स्वाभाविक था। दूसरा, नए मध्यम वर्ग का विकास। 19वीं शताब्दी में भारत में नए मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिसने परंपरागत सामाजिक संगठनों अर्थात जाति प्रथा एवं वैवाहिक रीति रिवाजों को चुनौती दी। शिक्षित मध्यम वर्ग में सभी जातियों के लोग सम्मिलित थे। जब विभिन्न वर्गों में व्यावसायिक समानता स्थापित होने लगी, तब जातीयता पर आधारित भेदभाव को समाप्त करने की भावना भी प्रबल होने लगी और नवीन सुधारों के पक्ष में आवाज़ उठने लगी। इनमें स्त्रियों की शिक्षा, पर्दा प्रथा की समाप्ति, अंतर्जातीय विवाह के प्रतिबंधों को तोड़ना, बाल विवाह को रोकना, विधवा विवाह के प्रतिबंधों को समाप्त करना आदि प्रमुख थे। रामधारी सिंह ने धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण के दो प्रमुख लक्षण बताए। पहला, अतीत के प्रति गौरव की भावना और दूसरा, प्रवृत्तिवाद। भारत में पुनर्जागरण का प्रथम लक्षण अपने अतीत के प्रति गौरव उत्पन्न होना था। भारतीय बुद्धिजीवियों ने अनुभव किया कि हमें पश्चिम से विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक विरासत उसमें सर्वाधिक गौरवपूर्ण है। भारतीयों के मन में इस विश्वास की उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारण भारतीयों के पास सदियों से उपलब्ध वेदांत के ज्ञान का होना था। भारतीय बुद्धिजीवी यूरोप के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं उपलब्धियों को भली भांति समझ रहे थे, अतः उनमें निवृत्तिवाद के साथ साथ प्राचीन प्रवृत्तिवाद का विकास भी हो रहा था। वे मानते थे कि यूरोप की विशेषता का कारण यह नहीं है कि उनके पास भारत में अधिक मेधा है या विज्ञान है या युद्ध के भयानक अस्त्र शस्त्र हैं, वरन यूरोप की श्रेष्ठता का कारण यूरोपवासियों का जीवन के विषय में प्रवृत्तिमय दृष्टिकोण है। वस्तुतः भारत में भी निवृत्ति प्रवृत्ति का पहले समन्वय था, लेकिन बाद में भारत निवृत्ति की ओर अधिक अग्रसर होकर परलोक पर ज़्यादा बल देने लगा, लेकिन अब इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण इसका महत्वपूर्ण कारण था। अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक शोषण की नीति अपनाई। हिंदू मुसलमान काल में ही निर्धन हो चुके थे, किंतु अब अंग्रेजों ने मुसलमानों का भी आर्थिक शोषण किया। किसानों, शिल्पियों आदियों को जीवन निर्वाह के अन्य साधन खोजने हेतु विवश कर दिया। कृषि के वाणिज्यीकरण कारण खेतों की पैदावार बढ़ी, विपणन के साधन बढ़े, परंतु किसानों के हाथ बहुत कम लगा। सब बिचारियों को या जमींदारों के हाथ में गया। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के फलस्वरूप भी भारत के अंदर पुनर्जागरण की भावना का प्रसार हुआ। 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। इस कारण अनेक भारतीय युवक शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड जाने में सक्षम हो गए। उन्होंने अन्य यूरोपीय देशों की यात्राएं की तथा वहाँ के नागरिक जीवन को देखा और यही वे भारत में भी चाहने लगे। उन्हें वहाँ की सभ्यता साहित्य का ज्ञान हुआ और उनमें अपने देश और समाज के प्रति उत्थान के प्रति उत्साह उत्पन्न हुआ। ईसाई धर्म प्रचारक की आलोचना से भारतीयों को काफ़ी ठेस पहुंची। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारतीय धर्म का उपहास उड़ाया और भारतीय सामाजिक ढांचे की आलोचना की। उन्होंने हिंदू समाज के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए ईसाई धर्म की श्रेष्ठता का प्रचार किया। बैटिंग, मेटकाफ, मैकाले आदि अंग्रेज अधिकारी भारत में व्याप्त विभिन्न सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करना चाहते थे, किंतु उनमें भारतीय समाज एवं संस्कृति के प्रति घृणा एवं तिरस्कार की भावना थी। इस कारण उनका सुधारवादी दृष्टिकोण भारतीयों को पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाने तक सीमित रह गया था। ऐसे में भारतीयों को यह समझ में आना स्वाभाविक ही था कि देश में वास्तविक सुधार केवल भारतीय ही ला सकते थे और उसका माध्यम भी भारतीयता ही हो सकता था। भारतीय समाचार पत्र एवं साहित्य ने भारतीय पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेस की स्थापना से विचारों के तेजी से प्रसार की सुविधा उपलब्ध हो गई। कुछ ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी जिनमें अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति किए जा रहे वाले दुर्व्यवहार, नस्लीय भेदभाव और शोषण के समाचार प्रकाशित होते थे। रेलों के विस्तार से भी देश के विभिन्न हिस्सों के नागरिकों को एक दूसरे के विचार जानने का अवसर मिला। गैर सरकारी अंग्रेजों की भूमिका के अंतर्गत अनेक सोसाइटियां बनी, जिनमें लैंड होल्डर सोसाइटी
1838 ईस्वी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1839 ईस्वी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843 ईस्वी आदि प्रभावशाली संगठन गैर सरकारी अंग्रेजों ने स्थापित किए थे। इन संगठनों द्वारा चलाए गए आंदोलनों से भारतीयों में नवीन विचार दृष्टि का विकास हुआ। यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति की प्रशंसा किए जाने से भारतीयों में आत्मगौरव की भावना का उदय हुआ। मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, रॉथ, सैसून, बुनर्फ आदि यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय प्राचीन साहित्य, धर्म और संस्कृति के विषय में शोध करके विश्व के प्रमुख भारतीयों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इतिहास का समृद्ध चित्र प्रस्तुत किया। शोपेनहावर ने तो उपनिषदों के प्रति अपना गहन समर्पण प्रस्तुत किया। इन समस्त कारणों से भारत में पुनर्जागरण की अद्भुत लहर उत्पन्न हो गई और भारत में नव चेतना की जो लहर उत्पन्न हुई उसने शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्त क्षेत्रों में प्रभावित किया। भारतीय पुनर्जागरण के स्वरूप के अंतर्गत 1877 ईस्वी से पहले समाज सुधार के प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर किए गए। 1877 से 1919 के बीच समाज सुधार के संगठित प्रयास किए गए और 1919 के बाद समाज सुधारों की दिशा राजनीतिक चेतना की ओर मोड़ दी गई। इस प्रकार 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने भारत की काया पलट करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इनके अंतर्गत ब्रह्म समाज के विषय में चर्चा करेंगे।